मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था, रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। तात्पर्य, ट्रिप से पहले प्लानिंग ना की जाए तो दिक्कत आना अनिवार्य है। ए तेली, वीडियो लाओ। हेलो हेलो हेलो, नेपाल जा रहे हो और कुछ सवाल है? तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। मैं हाल ही में नेपाल जाके आया हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके सभी सवालों के जवाब यानी उत्तर देने का। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर इस वीडियो के बाद आपको और कोई वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरी गारंटी। नेपाल जाने से पहले नेपाल के बारे में कुछ जान लेते हैं। कैपिटल सिटी ऑफ नेपाल है काठमांडू। नेपाल में नेपाली, हिंदी और इंग्लिश वाइडली स्पोकन है। नेपाल गौतम बुद्ध का जन्म स्थल भी है। तो चलिए शुरू कर। सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं जो कि है प्राइम ट्रैवल टाइम। वैसे मेरा मानना है कि प्राइम ट्रैवल टाइम जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जब आपको फुर्सत हो तो आप चले जाएं, नहीं तो अगर आपको सही समय ढूंढ रहे हैं नेपाल जाने का तो सितंबर से फरवरी अच्छा है। फरवरी और जनवरी में बहुत ठंडी होगी, तो अपने हिसाब से प्लान करें। अब आपका सही समय डिसाइड हो ही गया है तो दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं कि नेपाल कैसे पहुँचे। देखिए, नेपाल पहुँचने के 4 तरीके हैं। पहला फ्लाइट, दूसरा बस, तीसरा ट्रेन, चौथा अगर आपके पास अपनी गाड़ी हो तो पहुँच सकते हैं। शुरुआत करते हैं फ़्लाइट से। फ़्लाइट के लिए आपको क्या करना है, आपके नियरेस्ट एयरपोर्ट से त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की फ़्लाइट लेनी है आपको, जो कि लोकेटेड है काठमांडू, कैपिटल सिटी ऑफ नेपाल में। वैसे कहते हैं कि दिल्ली से नेपाल की फ़्लाइट सबसे सस्ती मिलती है, जिसकी शुरुआत 4,500 से हो जाती है। आप चेक ज़रूर कर लीजिएगा। रही बात बस की, तो दिल्ली से नेपाल के लिए बस जाती है, जो कि आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबकी फेवरेट रेलगाड़ी। चुक 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 रेलगाड़ी यानी ट्रेन। ट्रेन से अगर आपको आना है तो 3 बड़े स्टेशन जो कनेक्टेड है नेपाल से, जो कि गोरखपुर, रक्सौल और जयनगर, यहाँ की गाड़ी पकड़ के आपको आना पड़ेगा। अगर आप गोरखपुर आते हैं तो गोरखपुर से आपको सनौली के लिए बस या गाड़ी मिल जाएगी। वहाँ से आप बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल एंट्री कर सकते हैं। और अगर आप रक्सौल आते हैं तो रक्सौल से आपको बीरगंज क्रॉस करके घंटा घर पहुँचना है। घंटा घर से आपको सभी कनेक्टिंग बसें जहाँ भी आपको जाना है वहाँ की मिल जाएंगी। तीसरी बात करते हैं जयनगर से। जयनगर से जनकपुर के लिए ट्रेन निकलती है, जिसका टाइमिंग कुछ इस प्रकार है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको भारतीय जयनगर से नेपाल के जयनगर जाना है, जो कि कनेक्टेड ही हैं। बस आपको फुट ओवर ब्रिज क्रॉस करके नेपाल के जयनगर पहुंचकर वहां से जनकपुर की ट्रेन पकड़नी है। अब बात करते हैं कार की। आप अपनी कार से कनेक्टिंग रोड बॉर्डर से एंट्री कर सकते हैं। एंट्री करते ही आपको सबसे पहले लेना है भंसार। अभी भंसार क्या है? भंसार यानी व्हीकल वीज़ा। आप जितने दिन भी अपनी कार से ट्रैवल करने वाले हैं उससे 2 दिन ज़्यादा का परमिट बनवाइएगा, काम आएगा। अब बात करते हैं करेंसी की। नेपाल में नेपाली रुपीस और इंडियन रुपीस दोनों काम करता है। देवी और संजना, आपका पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कौन सी भारतीय नोट नेपाल में चलती है? इंडियन में 50, 100, 200 और 500 सब एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन 100 रुपीज़ का नोट वाइडली एक्सेप्टेड है। वाइडली एक्सेप्टेड का मतलब क्या? ज़्यादातर लोग 200, 50 और 500 लेने में आनाकानी करेंगे, जबकि 100 वो आराम से ले लेंगे। एयरपोर्ट्स पे मोस्टली 100 रुपया ही लेते हैं। 100 रुपये का नोट ही काम करेगा। पर अगर समझिए आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं, वहाँ पे 500 एक्सेप्टेड है। आप शॉपिंग कर रहे हैं, वहाँ पे 500, 200, 50 जो आपके पास है सब एक्सेप्ट होगा। पर मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में 100 की डिमांड होगी। दूसरा सवाल स्क्रीन पर ये रहा। क्या भारतीय एटीएम नेपाल में काम करता है?
यस, पर स्पेसिफिक कार्ड ओनली, जैसे कि ये HDFC प्लैटिनम इंटरनेशनल डेबिट कार्ड। मैंने खुद इसे 2 बार कैश विड्रॉ किया था। मुझे पर ट्रांजैक्शन अराउंड 500 INR का चार्ज लगा। आप जस्ट मेक श्योर करना कि इसका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन है। मेरी तरफ से आपके लिए एक टिप, आप हर दिन एक स्पेसिफिक अमाउंट लोकल करेंसी में कन्वर्ट करवाएं। आपका दिन बहुत आसान हो जाएगा। मैं सजेस्ट करूँगा आप रोज़ 5,000 रुपये तो कन्वर्ट करवाएं। अब ये पैसे कहाँ कन्वर्ट करवाएं? आपको ऐसे एक्सचेंज काउंटर हर 100 मीटर की दूरी पे मिल जाएंगे। जैसा कि आपको पता है, इंडियन 1 रुपीज़ नेपाल का 1.6 रुपीज़ होता है। मैंने 1.5, 1.55 और 1.59 में भी कन्वर्ट करवाया है। ये अलग अलग रेट में एक्सचेंज से आपको ज़्यादा एक्सचेंज फीस भी नहीं लग रही है। सपोज़ आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक शॉप में पश्मीना शॉल लेने गए। ओह सॉरी, आपकी तो गर्लफ्रेंड ही नहीं है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। और शॉपकीपर ने बोला 1400 रुपये लेगा, तो आप उसे कन्वर्ट कैसे करें? सिंपली आपको 1400 रुपये डिवाइड बाय 1.6 करना है, जो कि होता है 875 रुपीज़। और वही अगर कोई आपको इंडियन में बोलता है कि 875 रुपीज़ हुआ, तो उसे कैसे कन्वर्ट करना है? आपको सिंपली उसको इनटू 1.6 कर देना है, जो कि हो जाएगा सेम 1400 रुपीज़। अब आ जाते हैं हम अपने करेंसी कन्वर्शन पे। अगर हम रोज़ 5,000 इंडियन नेपाली में कन्वर्ट करते हैं तो हमें मिलेगा, समझिए 1.55 पे, तो हमें मिलेगा 7750। अगर वही आप 1.6 पे करते हैं तो हमें मिलेगा 1.6, राइट, 1.6 पे तो हमें मिलेगा 8,000 रुपये। इसका डिफरेंस बेसिकली 250 है। 250 होता है हमारा 156 INR। सो इससे बेसिकली ये मालूम पड़ता है कि हमें 5,000 रुपये पे 156 INR का टैक्स देना पड़ेगा। इट्स वर्थ इट। आप एक्सचेंज करवाएं, आपका दिन बहुत आसान हो जाएगा। ये मेरा सजेशन है। अब आते हैं हमारे चौथे टॉपिक पे, डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में आपको सिर्फ पासपोर्ट और वीज़ा लगेगा, और अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो इस वीज़ा फ्री। आप अपना पासपोर्ट और वोटर ID कैरी करें। अगर आप अंडर 18 हैं तो आधार कार्ड और पैन कार्ड काम करता है। इसी तरह हम अपने 5वें टॉपिक पे आ जाते हैं, ऐप्स टू डाउनलोड। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको गूगल मैप लगेगा, पठाओ लगेगा और बस सेवा। पठाओ बेसिकली नेपाल का उबर ओला। बात करते हैं हमारे 6th टॉपिक, जो कि है प्लेसेस टू विजिट या साइट सीइंग इन नेपाल। पहला काठमांडू, दूसरा पोखरा, तीसरा लुम्बिनी, चौथा जनकपुर, पांचवा चितवन नेशनल पार्क और छठा जो कि होती है ट्रैकिंग। ये पूरा अलग कैटेगरी है जिसका सबको इंतज़ार था, काठमांडू आइटनरी। देखिए, आप काठमांडू पहुंच गए हैं तो सबसे पहले आपको लेना है सिम, जो कि वहाँ पे मिलेगा एनसेल। जी हाँ, एनसेल। 300 रुपये में आपको एनसेल में अनलिमिटेड डेटा फॉर 8 डेज़ और 50 मिनट्स ऑफ टॉक टाइम, ये फ़ीचर मिल जाएंगे। सबसे पहले आप सिम लीजिए, इंस्टेंटली एक्टिवेट हो जाता है, आपको एक दिन वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिम लेने के बाद अब बात करते हैं होटल रूम की। आपको होटल कहाँ लेना चाहिए? देखिए, मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा थामिल मार्ग में। यस, थोड़ा प्राइसिंग ज़्यादा होगा पर इट्स वर्थ इट। वहाँ पे रात को आप शॉपिंग कर सकते हैं, पूरा मार्केट एरिया है। थामिल मार्ग में होटल रूम की रेंज 500 to 700 से स्टार्टिंग होती है, तो आप अपने बजट अनुसार कोई भी प्रकार का रूम बुक कर सकते हैं। मैं रुका था वहाँ पे होटल याला पीक में। हम 3 लोग थे तो हमने अपार्टमेंट रूम बुक किया था। मुझे पड़ा था 1800 रुपये पर डे का। एक और बात, नेपाल में 12 बजे दोपहर में चेकआउट हो जाता है, तो समझो अगर आप आज रात को 7 बजे चेक इन करते हैं तो आपको अगले दिन दोपहर को 12 बजे ही चेकआउट करना पड़ेगा। तो जो भी आपको प्लानिंग करना है उसके हिसाब से प्लानिंग करें। होटल्स के बाद क्या ढूंढ रहे हो? रेस्टोरेंट? Restaurant.
सो रेस्टोरेंट में मैं आपको सजेस्ट करूँगा स्वर्ग प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, अगर आप वेजिटेरियन हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपके पास बहुत ऑप्शंस है, लिटरली बहुत। पहला दिन काठमांडू में, इतने सारे नाम, क्या हम ट्रैवल कर पाएंगे? बहुत आराम से, सब आसपास में ही है। तो हम कैब और बस स्विच करके जाएंगे, जो कि आसान पड़ेगा हमें। अगर आप फुल्ली कैब करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। हम अपनी पहले दिन की शुरुआत करेंगे पशुपतिनाथ यानी महादेव के मंदिर में। आप अपने होटल से 6 बजे निकल जाइए और पठाओ ऐप से कैब बुक करके पशुपतिनाथ पहुंच जाइए। आपको लगेंगे टोटल 20 मिनट। थामिल मार्ग से पशुपतिनाथ मंदिर का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। वहाँ पे आप नाश्ता करने के बाद हम जाएंगे गुहेश्वरी शक्तिपीठ मंदिर, जो कि पशुपतिनाथ मंदिर से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। वहाँ पे हमें लगेगा टोटल 20 मिनट। गुहेश्वरी शक्तिपीठ मंदिर के बाद हम पठाओ ऐप से फिर से कैब बुक करेंगे और निकल जाएंगे बौद्धनाथ स्तूपा मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पे है, जो कि हमें लगेगा 20 मिनट वहाँ पे पहुँचने में। बौद्धनाथ स्तूपा में आप आराम से 1 घंटा लीजिए। बौद्धनाथ स्तूपा के दर्शन के बाद आप बाहर जाके अपना डिनर भी कर सकते हैं। खाना खाने के बाद अब हमारे जाने की बारी आई है कैलाशनाथ महादेव स्टैचू, जो कि बौद्धनाथ स्तूपा से 19 किलोमीटर की दूरी पे है। कैब से आपको 30 से 40 मिनट लग सकता है। आप बस भी ले सकते हैं। बौद्धनाथ स्तूपा से बाहर निकल के मेन रोड पे जाके आप सांगा आप बोलिए उन्हें कि कैलाशनाथ महादेव स्टैचू सांगा में जाना है, वो आपको ड्रॉप कर देंगे। कैलाशनाथ महादेव स्टैचू में आपको टोटल लगेंगे 1 घंटा। उसके बाद आप निकल जाइए सांगा सस्पेंशन ब्रिज, जो कि स्टैचू से पास में ही है, आप वॉकिंग करके जा सकते हैं। वहाँ पे आप ले लीजिए 20 मिनट। सांगा सस्पेंशन ब्रिज के बाद हम निकल जाएंगे भक्तापुर दरबार स्क्वायर, जो कि वहाँ से है 7 किलोमीटर। कैब से हमें लगेगा 30 मिनट और अगर आप बस करते हैं तो आपको लगेगा 40 से 50 मिनट। बस बेसिकली सस्ती पड़ती है, तो आप अगर बजट में हैं तो आप बस से ट्रैवलिंग कीजिए। भक्तापुर दरबार स्क्वायर में हम लेंगे 2 घंटा। यस, उतनी ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी आप 2 घंटा लीजिए। आप वहाँ खाना भी खा सकती हैं। आप भक्तापुर दरबार स्क्वायर में योमारी खाना मत भूलिएगा, योमारी। अब भक्तापुर दरबार स्क्वायर के दर्शन के बाद हम निकल जाएंगे डोलेश्वर महादेव मंदिर। ये जाना बहुत ज़रूरी है। डोलेश्वर महादेव मंदिर वहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे है, जो कि आपको कैब से जाना है। कैब से आपको लगेगा 20 से 30 मिनट। डोलेश्वर महादेव मंदिर आप 1.5 घंटा लीजिए। 1.5 घंटे में आप घूमिए फिरिए, दर्शन कीजिए और फिर वहाँ से कैब लेके या बस लेके निकल जाइए काठमांडू दरबार स्क्वायर। जी हाँ, हम अपने थामिल मार्ग के पास में काठमांडू दरबार स्क्वायर के इधर पहुँच चुके हैं और ये हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है। हो गया ना इतना जल्दी? कहा था आराम से हो जाएगा। सभी जगहों पे आपको आराम से 1 से 2 घंटा घूमने का मौका मिल रहा है, तो सब दर्शन आराम से हो जाएंगे। डे 1 गूगल मैप में हमारा कुछ इस प्रकार जाता है। एक राउंड ट्रिप हो रहा है ना, सर्कल बन रहा है। इसीलिए मेरा सजेशन है कि आप सीरीज वाइज जाइए कि आपका डे 1 में सब कुछ कवर हो जाए। तो शुरुआत करते हैं हमारे डे 2 की। डे 2 की शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि डे 1 की रात को आपको पोखरा के लिए डे 2 की शाम की बस या फ़्लाइट बुक कर लेनी है। अब शुरुआत करते हैं डे 2 की। ज़्यादातर लोग चंद्रगिरी हिल्स पहले जाते हैं, पर चंद्रगिरी हिल्स का टाइमिंग है, इसीलिए हम सुबह सुबह 6 बजे निकल जाएंगे लिंग भैरवी देवी मंदिर, जो कि थामिल मार्ग से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। कैब से हमें 15 मिनट लगेगा। वहाँ से हम कैब लेके निकल जाएंगे बौद्ध नीलकंठ टेम्पल, जो कि वहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पे है। सेम हमें 15 मिनट लगेगा। बौद्ध नीलकंठ मंदिर के दर्शन करने के बाद वहाँ पे हम नाश्ता कर लेंगे और उसके बाद इस्कॉन राधे कृष्णा टेम्पल की ओर बढ़ेंगे, जो कि वहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे ही है। आप वॉकिंग करके भी जा सकते हैं। इस्कॉन राधे कृष्ण मंदिर के दर्शन के बाद हम निकल जाएंगे स्वयंभू महाचैत्य, जो कि वहाँ से 12 किलोमीटर दूरी पे है। आप इसके लिए बस भी ले सकते हैं और अगर आप कैब प्रेफर करते हैं तो आप पठाओ ऐप से बुक कीजिए। स्वयंभू महाचैत्य में हमें 2 घंटे से ज़्यादा भी लग सकता है।
स्वयंभू महाक्षेत्र के दर्शन के बाद हम निकल जाएंगे स्वयंभू बौद्ध पार्क, जो कि वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। स्वयंभू बौद्ध पार्क घूमने के बाद हम अपनी आखिरी डेस्टिनेशन की ओर बढ़ेंगे, जो कि है चंद्रगिरी हिल्स। चंद्रगिरी हिल्स वहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। कैब से हमें लगेगा 30 मिनट। कैब बुक करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप कैब वन वे ही बुक कीजिए, क्योंकि चंद्रगिरी हिल्स में हमें ज़्यादा समय लगेगा, कम से कम 4 घंटा। चंद्रगिरी हिल्स बहुत बड़ा एरिया है, उसे कवर करने में हमें 4 से 5 घंटा लग सकता है। हमें अपनी कैब चंद्रगिरी हिल्स केबल कार बेस स्टेशन की करनी है। चंद्रगिरी हिल्स की एंट्री फीस कुछ इस प्रकार है। चंद्रगिरी हिल्स के दर्शन के बाद अब हम आ जाते हैं अपने होटल की तरफ। होटल में आप पैकिंग कीजिए, क्योंकि आपको पोखरा के लिए बस भी तो पकड़नी है। अगर आप बस से नहीं ट्रैवल करना चाहते तो आप फ़्लाइट भी ले सकते हैं, जिसका चार्जेस 2500 रुपीज़ होता है। आप पोखरा 25 मिनट में पहुंच जाओगे फ़्लाइट से। तो अगर आप डे 3 में भी काठमांडू में रुके हुए हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको डे 1 और डे 2 में आपने जो मिस कर दिया है आप उसे कवर करें, और एडिशनली पठान दरबार स्क्वायर जा सकते हैं। अब बात करते हैं पोखरा आइटनरी की। पोखरा में होटल कहाँ बुक किया जाए? जी, मेरा सजेशन है कि आप फेवा लेक के आसपास ही होटल बुक कीजिए। ये 3 होटल मेरे रिकमेंडेड होटल हैं। अब शुरुआत करते हैं पोखरा के पहले दिन की। पहले दिन आपको कुछ नहीं करना है, आपको होटल्स के थ्रू बस बुक करनी है पोखरा दर्शन की। वो बस आपको हर जगह घुमा देगी। अगर आप बस बुक नहीं करना चाहते तो आप कैब भी बुक कर सकते हैं। पोखरा के दिन की शुरुआत करेंगे हम फेवा लेक में बोटिंग से। बोट से हम ताल बाराही मंदिर में जाके उधर दर्शन करेंगे। फिर हमारे 9 बजे की बस भी तो पकड़नी है। पहले दिन पोखरा में हम बस से ये सारी जगह जाएंगे। याद रखिएगा, आने वाले वीडियो में बैट केव के लिए टिप्स है, वो ज़रूर देखना। तो चलिए पोखरा की खूबसूरती पे ध्यान देते हैं। बात करते हैं बैट केव की। अगर आप हथौड़ी जैसा दीवार नहीं चढ़ सकते और हमारा जैसा रेंग ही नहीं सकते तो आपने बैट केव में जहाँ से एंट्री की है वहीं से वापस लौट आना बैट्स देखने के बाद। अब बात करते हैं दूसरे दिन पोखरा में। दूसरे दिन पोखरा में आप एडवेंचर एक्टिविटीज़ में भाग ले सकते हैं। मैंने पैराग्लाइडिंग और बंजी जंपिंग किया था। विजुअल देखना है, दिखा देते हैं। पैराग्लाइडिंग का चार्ज कुछ इस प्रकार था, बंजी जंपिंग का चार्ज कुछ इस प्रकार था। पैराग्लाइडिंग में अगर आपके साथ लेडीज़ हैं तो आप एक दिन पहले ही लेडीज़ पायलट भी बुक कर सकते हैं। पोखरा में मज़ा आया। अब पोखरा से कहाँ जाना है? देखिए, दूसरे दिन शाम को आप अपनी बस बुक कर सकते हैं चितवन नेशनल पार्क या लुम्बिनी के लिए। लुम्बिनी के लिए डायरेक्ट बस नहीं है, आपको भैरवा जाना पड़ेगा। भैरवा से 25 किलोमीटर दूरी पे लुम्बिनी है। मैं लुम्बिनी गया था। लुम्बिनी जाने से पहले
मैं आपको दिखा देता हूँ आपको लुम्बिनी क्यों जाना चाहिए। अब आप पहुंच चुके हैं भैरवा। भैरवा में आप होटल बुक कीजिए, नहाइए और बाहर कोई भी एक ऑटो लेके निकल जाइए लुम्बिनी भ्रमण के लिए। ऑटो वाला आपसे 1000 रुपीज़ लेगा और 5 से 6 घंटे में आपको पूरा डेस्टिनेशन कवर कर देगा। लुम्बिनी दर्शन के बाद आप भैरवा आ जाइए। भैरवा से आप बस या कार लेके गोरखपुर रेलवे स्टेशन जा सकते हैं। वहाँ से आपको सभी कनेक्टिंग ट्रेन मिल जाएंगी। अब बात करते हैं जनकपुर की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं लुम्बिनी और जनकपुर अपोजिट डायरेक्शन में है। वीडियो के आखिरी में मैंने ये सारी जगह कैसे कवर की है मेंशन की है, तो वीडियो में बने रहें। आप जयनगर से जनकपुर की ट्रेन पकड़िए, आपको लगेगा 45 मिनट्स। जनकपुर रेलवे स्टेशन के बाद आपको जाना है जानकी मंदिर, जो कि वहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। जानकी मंदिर जाते ही रास्ते में आपको एनसेल का सर्विस सेंटर मिलेगा, आप वहाँ से सिम भी ले सकते हैं। जानकी मंदिर के दर्शन के बाद हम अपनी शाम की बस या फ्लाइट बुक कर लेंगे काठमांडू की। फिर एक ऑटो लेके जनकपुर का पूरा दर्शन कर लेंगे, वो हमें ये सारी जगह घुमा देगा। जानकी मंदिर से जनकपुर एयरपोर्ट के लिए आपको लगेगा 100 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ऑटो वाले आपको अलग अलग चीज़ें बता के ज़्यादा प्राइस बोल सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं मैंने जनकपुर, काठमांडू, पोखरा और लुम्बिनी 6 दिन में कैसे कवर किए। पहले दिन मैं जयनगर से 9:45 की ट्रेन पकड़ के जनकपुर गया। वहाँ पे मैंने जानकी मंदिर के ही दर्शन किए। फिर वहाँ से 3 बजे फ़्लाइट लेके मैं काठमांडू चला गया। होटल चेक इन के बाद मैंने वहाँ का थामिल मार्ग एक्सप्लोर किया। अगले 2 दिन का आइटनरी तो आपको पता ही है। दूसरे दिन की शाम को फ़्लाइट लेके मैं पोखरा निकल गया। मुझे वहाँ पहुँचने में 25 मिनट लगा। पोखरा में होटल चेक इन के टाइम मैंने अगले दिन की बस बुक कर ली। पोखरा के अगले 2 दिन हमने क्या किया है आपको पता ही होगा, पता है ना। पोखरा में दूसरे दिन शाम को पृथ्वी चौक से हमने लुम्बिनी की बस पकड़ी। लुम्बिनी पहुँचने में हमें 10 घंटा लग गया। पहाड़ी रास्ता होने की वजह से ये पूरी ट्रिप पे मैं जितना नहीं थका रहूँगा वो बस में थक गया। अब हम आ चुके हैं हमारे आखिरी टॉपिक पे, जो कि है थिंग्स टू कैरी। शुरुआत करेंगे हम नहीं, ये तो है आपके पास। शुरुआत करेंगे हम पहली चीज़ से, जो कि है ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। दूसरा पावर बैंक। अगर आप 2 हैं तो 10,000 mAh का पावर बैंक बहुत है। अगर आप 2 से अधिक हैं तो 20,000 प्रीफर कीजिए। उसके बाद थर्ड पे हम आते हैं, जो कि होगा पेपर सोप। अगर आप बस से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको पेपर सोप की ज़रूरत पड़ सकती है। चौथा है लाइट स्वेटर। ये आप नेपाल का टेम्परेचर देख के ही पैक कीजिएगा। जिसका सभी को था इंतज़ार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। तो बात करते हैं नेपाल के टोटल बजट की। देखिए, बजट के मामले में मेरा फंडा तो बहुत क्लियर है। जितना भी नंबर ऑनलाइन दिखाया जाए उसे बेसिकली आपको करना है डबल। जी हाँ, अगर कोई बोलता है 5,000 तो आपको लगेंगे 10,000। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले दिन की, जो है जनकपुर में। जनकपुर में सबसे पहले हम लेंगे सिम, जो पड़ता है हमें 300 रुपये। जयनगर से जनकपुर की ट्रेन का प्राइस होगा 40 रुपये स्लीपर का और 200 रुपीज़ AC का। जनकपुर का पूरा भ्रमण करने के लिए हमें लगेगा 400 रुपये, खाना 500 रुपये। तो टोटल हमारा हो जाएगा 1340 रुपये। जी हाँ, 1340 रुपीज़। अब इसमें जनकपुर से काठमांडू का ट्रैवलिंग कॉस्ट एडेड नहीं है। अब बात करते हैं काठमांडू की। काठमांडू में हम 2 दिन रुके हुए हैं। होटल का प्राइस होगा 1400 रुपीज़ 2 दिन का। कैब और बस स्विच करके हम पहला दिन ट्रैवल करेंगे 1000 रुपीज़। फूड का होगा 1000 रुपीज़ और एंट्री फ़ीस हमें लगेगी 300 रुपीज़। जी हाँ, एंट्री फ़ीस भी लगती है। और अगर बाइक से आप ट्रैवल करते हैं तो आपको और सस्ता पड़ेगा। रही बात दूसरे दिन की, तो कैब और बस स्विच करके अगर हम ट्रैवलिंग करते हैं तो हमें पड़ेगा 2200 रुपीज़। खाने का 1000 रुपीज़ और एंट्री फ़ीस जो हमें लगेगी चंद्रगिरी हिल्स में 1000 रुपीज़। टोटल होगा
8,000 रुपये। इसमें काठमांडू से पोखरा की ट्रैवलिंग का कॉस्ट एडेड नहीं है। ये अमाउंट कम भी हो सकता है अगर सिर्फ आप बस से ट्रैवलिंग करते हैं या आप बाइक यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे दिन पोखरा में। देखिए, पहले दिन तो हमें सिर्फ बस से ट्रैवल करना है जिसका प्राइस होगा 500 to 600 रुपीज़। फूड का कॉस्ट आएगा 500 रुपीज़। होटल 2 दिन के लिए हम अगर बुक करते हैं तो हमें पड़ेगा 1000 रुपीज़। और डेस्टिनेशंस पे एंट्री फीस 500 रुपीज़ के अराउंड जाएगी। अब रही बात डे 2 की, तो डे 2 तो एडवेंचर एक्टिविटीज़ से भरा पड़ा है। आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं उसके ऊपर प्राइसिंग डिसाइड होगा, वो आप एडिशन कॉस्ट में लिख सकते हैं। तो पोखरा में हमें लगेंगे 2500 रुपीज़। इसमें पोखरा से लुम्बिनी का ट्रैवलिंग एडेड नहीं है। और अब आ जाते हैं हम लुम्बिनी की। लुम्बिनी में होटल का प्राइसिंग होगा 500 रुपीज़, ट्रैवलिंग 1000 रुपीज़ और खाना पीना 500 रुपीज़। तो टोटल 2000 में आपका लुम्बिनी आराम से कवर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं मिसलेनियस कॉस्ट की, यानी हवा का झोंका। तो पर डे में आप 1000 रुपीज़ ऐड कर सकते हैं। जी हाँ, 1000 रुपीज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो whatever. I want to reach 1 million likes. चलिए वीडियो बंद कर। Ding 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 ding.